द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रेचिंग की दुनिया में उतर रहे हैं। लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम आम तौर पे सोचते हैं। मतलब ये सिर्फ जिम में वार्म अप या कूल डाउन करने की बात नहीं है। बिल्कुल। आज हम स्ट्रेचिंग को एक विज्ञान की नज़र से देखेंगे, खास तौर पे जब शरीर की गतिशीलता यानी मोबिलिटी किसी वजह से कम हो जाती है। अच्छा। और हमारी आज की सारी बातचीत स्ट्रेचिंग फॉर इम्पेयर्ड मोबिलिटी नाम के एक बहुत ही गहरे दस्तावेज पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इनमें असल में फर्क क्या है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे शरीर के टिश्यूज के अंदर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है, और सबसे जरूरी असरदार स्ट्रेचिंग के नियम क्या हैं। चलिए एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि मोबिलिटी के 2 मतलब होते हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला मतलब तो वो है जो हम सब समझते हैं, मतलब हाथ पैर कितना हिल सकते हैं। बिल्कुल, शरीर के अंगों का हिलना डुलना, यानी आपके जोड़ कितनी दूर तक जा सकते हैं, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है। लेकिन दूसरा मतलब ज्यादा गहरा है। उन हरकतों को शुरू करने, उन्हें कंट्रोल करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता, इसे कहते हैं फंक्शनल मोबिलिटी। अच्छा, तो सिर्फ हाथ उठा लेना काफी नहीं है, उसे कंट्रोल के साथ उठाना और वहां रोक पाना भी मोबिलिटी का हिस्सा है। एग्जैक्टली, सिर्फ रेंज नहीं बल्कि उस रेंज पर कंट्रोल भी। ओके, चलिए इस विज्ञान की पहली परत खोलते हैं। स्रोत में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हाइपोमोबिलिटी। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग, खासकर जो डेस्क जॉब करते हैं, इसे रोज महसूस करते हैं। ये सिर्फ अकड़न तो नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सुबह की अकड़न से कहीं ज्यादा है। हाइपोमोबिलिटी का मतलब है आपकी गति का सीमित हो जाना। और इसके कारण? कई कारण हैं। जैसा आपने कहा, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, मतलब एक गतिहीन जीवन शैली। या फिर लंबे समय तक स्थिरीकरण, जैसे हाथ या पैर पे प्लास्टर चढ़ा हो। बिल्कुल। खराब पोस्चर, मांसपेशियों का असंतुलन, कोई पुरानी चोट या सूजन, ये सब हमारी मोबिलिटी को कम कर सकते हैं। स्रोत में एक और शब्द है जो इससे भी ज्यादा गंभीर लगता है, कॉन्ट्रैक्चर। ये सुनने में ही काफी इंटेंस है। क्या ये मतलब बहुत ज्यादा अकड़न को कहते हैं? ये अकड़न का आप कह सकती हैं एक्सट्रीम वर्जन है। सोचिए, अगर आप अपने हाथ को हफ्तों तक एक ही पोजीशन में रखें, तो मांसपेशी को लगता है कि शायद अब मुझे इतना लंबा रहने की जरूरत नहीं है, तो वो सचमुच खुद को छोटा कर लेती है, सिकुड़ जाती है। अरे वाह! इसी को विज्ञान की भाषा में अनुकूलक छोटापन या कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। और ये हल्की फुल्की टाइटनेस से लेकर मतलब परमानेंट भी हो सकता है? हाँ, ये ऐसी परमानेंट अकड़न तक हो सकता है जिसे ठीक करना नामुमकिन सा हो जाता है। नामुमकिन? मतलब इसे स्ट्रेचिंग से भी ठीक नहीं किया जा सकता? कुछ मामलों में ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर्स भी कई तरह के होते हैं। अच्छा। सबसे आम है मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। ये वही है जो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से होता है। मांसपेशी छोटी हो गई है, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं है। तो इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, अच्छी खबर यह है कि इसे सही स्ट्रेचिंग से ठीक किया जा सकता है। ओके, और बाकी अगर ये सिर्फ मायोस्टैटिक नहीं है तो एक होता है स्यूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। ये अक्सर स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद होता है, जहां दिमाग से मांसपेशियों को लगातार कसने का सिग्नल मिलते रहते हैं। फिर आता है आर्थ्रोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर, जो जोड़ के अंदर की समस्या से होता है, जैसे गठिया या जोड़ के कैप्सूल का सख्त हो जाना। और सबसे मुश्किल वाला कौन सा है? वो है फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर। और ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे जो लचीले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी जगह सख्त रेशेदार स्कार टिश्यू ले लेते हैं। अच्छा। सोचिए, एक लचीली रस्सी की जगह एक सख्त तार लगा दिया गया हो। अब उसे खींचकर लंबा करना लगभग नामुमकिन होता है। वाह! मतलब एक ही चीज जिसे हम अकड़न कहते हैं, उसके पीछे इतने सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जब हम इन छोटी हो चुकी मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं, तो अंदर हो क्या रहा होता है? चलिए अब असली विज्ञान पर आते हैं। हमारे टिश्यूज यानी ऊतकों में 3 खास गुण होते हैं। पहला है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रबर बैंड जैसा? बिल्कुल, जैसे एक रबर बैंड। आप उसे खींचते हैं और छोड़ने पर वो वापस अपनी पुरानी लंबाई में आ जाता है। हमारी मांसपेशियां जब थोड़ी देर के लिए खिंचती हैं तो यही होता है। ठीक है, ये तो हुआ अस्थायी खिंचाव। लेकिन दूसरा गुण है विस्कोलास्टिसिटी। ये शब्द तो बड़ा भारी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे शहद
या गीली मिट्टी। ओके। अगर आप उसे झटके से खींचेंगे तो वो विरोध करेगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे लगातार दबाव बनाए रखेंगे तो वो अपना आकार बदल लेगी। हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये समय पर निर्भर करता है। और तीसरा गुण जहां से असली जादू होता है वो है प्लास्टिसिटी। यहीं से परमानेंट बदलाव आते हैं ना? बिल्कुल। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि खिंचाव हटाने के बाद ऊतक एक नई और ज्यादा लंबाई अपना लेता है, जैसे किसी प्लास्टिक की चीज को खींचकर छोड़ दिया जाए और वो वैसी ही रह जाए। तो असरदार स्ट्रेचिंग का लक्ष्य इसी प्लास्टिक बदलाव को हासिल करना है। एग्जैक्टली, ताकि हमें हर रोज जीरो से शुरू ना करना पड़े। तो ये मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग कैसे काम करता है? पहले मांसपेशियों की बात करते हैं। स्रोत में सार्कोमियर का जिक्र है। सार्कोमियर जो है वो मांसपेशी की सबसे छोटी संकुचन इकाई है, जैसे एक ट्रेन के डिब्बे। ठीक है। जब किसी मांसपेशी को छोटी पोजीशन में स्थिर कर दिया जाता है, जैसे प्लास्टर में, हाँ। तो शरीर सार्कोमियर यानी उन डिब्बों को कम कर देता है। क्या सच में? हाँ, इसे सार्कोमियर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। शरीर सोचता है जब जरूरत ही नहीं है तो एनर्जी क्यों बर्बाद करें। हाँ। इससे मांसपेशी छोटी और कमजोर हो जाती है। एक मिनट, ये तो गजब है। मतलब अगर मेरा हाथ प्लास्टर में गलत एंगल पर सेट हो जाए तो मेरी मांसपेशी सचमुच अपने अंदर के हिस्से कम कर लेती है। हाँ बिल्कुल, और इसका उल्टा भी सच है। मतलब अगर उसे लंबी स्थिति में स्थिर किया जाए तो शरीर नए सार्कोमियर बना देता है। अच्छा। इसे मायोफिब्रिलोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा। सीरियल कास्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्चर को खोलने की एक तकनीक है, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन ये बदलाव भी अस्थायी है। हाँ। अगर आप 3 से 5 हफ्तों तक उस नई रेंज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शरीर उन एक्स्ट्रा डिब्बों को फिर से हटा देगा। सही पकड़ा। और कनेक्टिव टिश्यू जैसे टेंडन और लिगामेंट में क्या होता है? वहां तो सार्कोमियर नहीं होते। वह कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं। कोलेजन ताकत देता है, इलास्टिन लचीलापन। जब हम इन्हें खींचते हैं तो ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फॉलो करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये स्ट्रेचिंग का रूल बुक है ना? हाँ, कह सकते हैं। कर्व का पहला हिस्सा है टो रीजन। यहाँ बस हमारे ऊतकों में जो लहरदार कोलेजन फाइबर हैं वो सीधे होते हैं, बहुत हल्का खिंचाव। ठीक है। इसके बाद आता है इलास्टिक रेंज। यहाँ तक खींचने पर टिश्यू एक रबर बैंड की तरह वापस अपनी जगह आ जाता है। ज्यादातर लोग स्ट्रेचिंग यहीं तक करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने काम कर लिया। लेकिन परमानेंट बदलाव के लिए? उसके लिए इलास्टिक रेंज के बाद प्लास्टिक रेंज में जाना पड़ता है और यहीं पर कोलेजन फाइबर्स के बीच के कुछ बंधन टूटना शुरू होते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि लचीलापन बढ़ाने के लिए हमें अपने टिश्यू को एक तरह से तोड़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत? ये तो सुनने में उल्टा लगता है, सुनने में अजीब है, पर विज्ञान यही कहता है। ये एक नियंत्रित सूक्ष्म विफलता या माइक्रोफेलियर है। इसी से टिश्यू की लंबाई स्थायी रूप से बढ़ती है। और अगर हम इस रेंज से भी आगे चले गए तो आता है विफलता पॉइंट, जहां टिश्यू सचमुच फट जाता है, जिसे हम स्ट्रेन या लिगामेंट टियर कहते हैं। इसीलिए स्ट्रेचिंग में दर्द नहीं, सिर्फ एक तनाव महसूस होना चाहिए। ये विज्ञान तो कमाल का है। तो मेरा अगला सवाल यह, फिर सही तरीका क्या है? ऐसा क्या करें कि हम इस प्लास्टिक रेंज में रहें और फेलियर पॉइंट तक ना पहुंचे? बिल्कुल, और स्रोत इन्हें प्रभावी स्ट्रेचिंग के निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स कहता है। सबसे पहला और शायद सबसे अनदेखा किया जाने वाला नियम है संरेखण और स्थिरीकरण। अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है शरीर को सही पोजीशन में रखना, ताकि खिंचाव सिर्फ उसी मांसपेशी पर पड़े जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। कोई उदाहरण? जैसे अगर आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं और आपकी पीठ गोल हो रही है, तो आप असल में अपनी पीठ को ज्यादा खींच रहे हैं, हैमस्ट्रिंग को कम। अच्छा, तो पोस्चर यहाँ भी जरूरी है। अगला है तीव्रता यानी इंटेंसिटी, कितना जोर लगाना है। यहाँ नियम है कम तीव्रता, लंबा समय, यानी हल्का खिंचाव जिससे आप ज्यादा देर तक रोक सकें। तेज और जोरदार खिंचाव से मांसपेशी में एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है और वो और कस जाती है। और अवधि, ड्यूरेशन, ये सबसे बड़ा सवाल है। 10 सेकंड, 30 सेकंड या 2 मिनट? इस पर बहुत रिसर्च हुई है। स्वस्थ युवा वयस्कों के लिए 30 सेकंड का स्ट्रेच सबसे अच्छा माना जाता है। 30 सेकंड? हाँ, ये 15 सेकंड से बेहतर है, लेकिन 60 सेकंड या उससे ज्यादा का कोई खास अतिरिक्त फायदा नहीं दिखता। तो जो लोग 10 सेकंड का स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल रहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये उम्र के साथ बदलता है। स्रोत के अनुसार बुजुर्गों में 60 सेकंड का स्ट्रेच ज्यादा असरदार होता है। 60 सेकंड,
ओके, अब बात करते हैं गति की। क्या हमें उछल कर स्ट्रेच करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग कहते हैं और अब उसे ज्यादातर मामलों में खतरनाक माना जाता है। ये टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका है एक धीमा क्रमिक खिंचाव। और कितनी बार यानी आवृत्ति? क्या रोज स्ट्रेच करना जरूरी है? अगर आप सिर्फ मेंटेन करना चाहते हैं तो स्वस्थ लोगों के लिए हफ्ते में 2 से 5 बार भी काफी है। लेकिन अगर आप किसी खास अकड़न पर काम कर रहे हैं तो शायद ज्यादा बार। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग से टिश्यू में सूजन आ सकती है। शरीर को मरम्मत के लिए आराम का समय देना भी जरूरी है। ठीक है, आखिर में मोड या तरीका, इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई तरीके हैं। मैनुअल स्ट्रेचिंग है जो एक थेरेपिस्ट करता है, सेल्फ स्ट्रेचिंग जो हम खुद करते हैं, और एक बहुत असरदार तरीका है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। मैकेनिकल मतलब मशीनों से? वजन या एडजस्टेबल ब्रेस का इस्तेमाल करके लंबे समय तक हल्का खिंचाव बनाए रखना। ये क्रीप के सिद्धांत पर काम करता है। स्रोत में PNF यानी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का भी जिक्र है। ये तो सुनने में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, नाम कॉम्प्लिकेटेड है पर कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। इसमें हम सिर्फ मांसपेशी को खींचते नहीं बल्कि उसके संकुचन को भी इस्तेमाल करते हैं। तो PNF असल में हमारे नर्वस सिस्टम के साथ खेल रहा है, मांसपेशियों के साथ नहीं। हम दिमाग को ये यकीन दिला रहे हैं कि मांसपेशी को और ज्यादा रिलैक्स करना सुरक्षित है। बहुत अच्छा कहा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। इसकी एक तकनीक है होल्ड रिलैक्स। वो कैसे काम करती है? आप मांसपेशी को उसकी सीमा तक खींचते हैं, फिर उसी मांसपेशी को 5-10 सेकंड के लिए बिना हिले डुले सिकोड़ते हैं, फिर आराम देते हैं और आप पाएंगे कि आप उसे थोड़ा और आगे खींच पा रहे हैं। वाह! ये मांसपेशियों की ऐंठन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर पर इसका असर कम होता है क्योंकि वो एक ढांचागत समस्या है। ठीक है, तो मैंने सही पोस्चर में धीरे धीरे कम जोर से 30 सेकंड के लिए स्ट्रेच कर लिया। अब क्या इतना काफी है या कुछ और भी है जो इन फायदों को परमानेंट बनाने के लिए जरूरी है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, सिर्फ स्ट्रेचिंग काफी नहीं है। अच्छा। स्रोत कुछ सहायक चीजों का जिक्र करता है, जैसे स्ट्रेचिंग से पहले हल्की कसरत या हीट पैक से टिश्यू को गर्म करना। इससे उनकी खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। मालिश से भी फायदा हो सकता है। लेकिन स्रोत में जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही गई है वो कुछ और है ना? हाँ, और वो ये है कि आपने स्ट्रेचिंग से जो नई रेंज हासिल की है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, स्ट्रेचिंग से मिलने वाले फायदे अस्थायी होते हैं। रिसर्च कहती है लगभग 4 हफ्तों तक। अगर आप उस नई रेंज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते तो शरीर वापस अपनी पुरानी छोटी रेंज में चला जाएगा। क्योंकि शरीर बहुत किफायती है, वो उसी चीज को बनाए रखता है जिसकी उसे जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने कंधे की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग की है तो मुझे सच में ऊंची अलमारियों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रेचिंग ने आपके लिए सिर्फ दरवाजा खोला है, चलना आपको खुद है। इसके साथ ही जिस मांसपेशी को आपने स्ट्रेच किया है उसकी विपरीत मांसपेशी को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आप उस नई रेंज को कंट्रोल कर पाएं। हाँ, मोबिलिटी और स्थिरता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि स्ट्रेचिंग कोई आसान 10 सेकंड की गतिविधि नहीं है। ये ऊतक जीव विज्ञान, न्यूरोफिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का एक मिला-जुला विज्ञान है। सही कहा। अगर कुछ बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, प्रभावी स्ट्रेचिंग धीमी, कम तीव्रता वाली और सही अवधि के लिए होनी चाहिए, जैसे स्वस्थ वयस्कों की ये 30 से 60 सेकंड। बिल्कुल। दूसरा, स्थायी बदलाव के लिए हमें टिश्यू को उसकी प्लास्टिक रेंज तक ले जाना होगा। सिर्फ इलास्टिक रेंज में रबर बैंड की तरह खींचना काफी नहीं है। नहीं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे मेरे लिए ये है कि स्ट्रेचिंग से मिली नई मोबिलिटी को अपनी रोजमर्रा की फंक्शनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना ही उसे स्थायी बनाने का एकमात्र तरीका है, वरना सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल। चलिए, श्रोताओं को एक अंतिम और बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ते हैं। स्रोत में सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग की एक अवधारणा का जिक्र है जो हमारे सोचे हुए हर नियम को चुनौती देती है। हाँ, ये एक आकर्षक विचार है। इसका मतलब है कि कभी-कभी कुछ मरीजों में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की चोट वाले मरीजों में, थेरेपिस्ट जानबूझकर कुछ मांसपेशियों को थोड़ा छोटा और सख्त रहने देते हैं। ऐसा क्यों? स्थिरता के लिए,
उदाहरण के लिए पीठ की निचली मांसपेशियों में हल्की अकड़न उन्हें बिना सहारे के बैठने में स्थिरता प्रदान कर सकती है, जिसकी उन्हें जरूरत होती है। अच्छा। या अगर किसी के हाथ की मांसपेशियां कमजोर हैं, तो उंगलियों की थोड़ी सख्त टेंडन उन्हें बिना जोर लगाए चीजों को पकड़ने में मदद कर सकती है। तो ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या शरीर के हर हिस्से में हमेशा ज्यादा से ज्यादा लचीलापन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या गतिशीलता और स्थिरता के बीच एक कार्यात्मक संतुलन ज्यादा